Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is sickle cell test. सिकल सेल टेस्ट को समझने से पहले अपन सिकल सेल एनीमिया को समझेंगे एंड उससे भी पहले आपको एनीमिया का मतलब पता होना चाहिए कि एनीमिया क्या होता है। देखो एनीमिया क्या होता है कि जो पेरिफेरल ब्लड होता है अपना, वहाँ पे क्या हो जाता है, आरबीसी की नंबर लो हो जाती है। ओके, आरबीसी का नंबर लो हो जाता है, उसको जनरली अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको एनीमिया के नाम से अपन उसको जानते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की ओनली। बाकी एनीमिया बहुत तरह के होते हैं, उतना डिस्कशन अपन यहाँ पे नहीं करेंगे। अपना मेन टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानना। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब नई टर्म अपने पास में आ चुकी है, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसा एनीमिया होता है जिसके अंदर आरबीसी सेल्स, उनका ब्रेकडाउन पहले हो जाता है। पहले मतलब आपको पता होगा कि आरबीसी सेल की नॉर्मल लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज होती है, यानी 120 डेज उनकी नॉर्मल लाइफ स्पैन होती है। बट हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि 120 डेज से पहले ही इन आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये टूट जाती है। ठीक है, इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाती है। उसको जनरली अपन हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। उस हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर दो तरह के एनीमिया अपन इंक्लूड करते हैं। एक अपना जो आज अपन डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया, एंड दूसरा होता है अपने पास में थैलीसीमिया। ये होगी बात इसकी। अब क्या होता है कि इस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो आरबीसीज होती है उनकी शेप चेंज हो जाती है। कैसी हो जाती है? शिकल शेप हो जाती है। दैट मीन मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ये नॉर्मल आरबीसी है और इसकी जो शेप है वो कैसे हो चुकी है, शिकल शेप हो चुकी है, हाफ मून जैसी शेप हो चुकी है इसकी। ये आपने हाफ मून को देखा ही होगा, यानी आधा चंद्रमा कैसा होता है, उसकी इसकी शेप हो चुकी है। अब ये जो इसकी जो शेप होती है वो ऐसे क्यों होती है, वो जनरली किस पर डिपेंड करती है, अपने इनहेरिटेंस पे डिपेंड करती है, अपने जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। तो अपन देखेंगे कि कैसे इसको अपन अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, कैसे जेनेटिक्स के बेसिस पे उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जो एक नॉर्मल आरबीसी थी वो सिकल सेल्स में कैसे कन्वर्ट होती है। तो ये जेनेटिक्स के बेसिस पे इसको जेनेटिक्स के बेसिस पे डिस्क्राइब करा जाता है। देखो क्या होता है कि आप सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनमें से जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने ऑटोसोमल्स होते हैं, एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इनकी अपन यहाँ पे बात नहीं करेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स की, क्योंकि ये जो डिजीज है वो कैसी डिजीज, यहाँ पे देखो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, यानी ऑटोसोम्स की यहाँ पे बात होने वाली है। यानी इन ऑटोसोमल की अपन बात करेंगे। उन ऑटोसोमल्स के जो पेयर अपने पास में 22 है, उन 22 पेयर में से भी जो जिसमें प्रॉब्लम हुई, जिस सेल्स में प्रॉब्लम हो रही है वो कौन सा था अपने पास में, वो 11 नंबर क्रोमोसोम है अपना। ठीक है, प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम 11 नंबर है। इन 22 में से जो 11 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इसीलिए इसको अपन यहाँ पे बोला ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट के नाम से ना। अब रेसेसिव समझना अभी इंपॉर्टेंट है अपन को। आपको पता ही होगा कि हर एक क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, दो उसकी फेसेस होती है। एक होता है उसका डोमिनेंट फेस, एक होता है उसका रिसेसिव फेस। ठीक है, जो डोमिनेंट होता है वो तो क्या करता है, अपने कैरेक्टर्स को शो करता है, और जो रिसेसिव होता है वो अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं करता है। इसीलिए इसको अपन यहाँ पे रिसेसिव करा है, क्योंकि आपने जो मेंडल्स के लॉ पढ़े होंगे जेनेटिक्स में वो आपको पता होगा कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होते हैं। अभी अपने एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, इस क्रोमोसोम्स के दो अपने पास में ये होते हैं फेसेस, यानी क्या आप क्रोमेटिन्स कह सकते हो आप इनको, सॉरी इसकी आर्म्स होती, सॉरी इस क्रोमोसोम की दो आर्म्स होती, एक होती लॉन्ग आर्म और एक होती अपने पास में शॉर्ट आर्म। अब यहाँ पे बात करेंगे इस शॉर्ट आर्म की कि इस शॉर्ट आर्म में क्या हुआ है। ठीक है, तो इस शॉर्ट आर्म के अंदर क्या होता है, एक जीन होता है जिसको अपन HBB जीन के नाम से जानते हैं। क्या होता है, एक जीन होता है जो कि HBB जीन होता है, यानी 11 नंबर क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमोसोम है उसकी दो आर्म्स है, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म के अंदर एक जीन होता है, HBB जीन होता है। उस जीन का ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, वही रिस्पॉन्सिबल है सारी डिजीज को कोज करने के लिए। ये HBB जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर बीटा चेन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात को समझिए, जो HBB जीन्स होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंथेसाइज ऑफ द HB बीटा चेन्स, यानी जो बीटा चेन्स होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है आपने पढ़ा होगा, 2 अल्फा चेन्स होती है, 2 बीटा चेन्स होती है। तो उन बीटा चेन्स को बनाने के लिए जो अपना
जीन प्रेजेंट होता है वो HBB जीन होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, शॉर्ट आर्म के अंदर और क्रोमोसोम 11 के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि अपना एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। इसीलिए आपको पूरा ये समझ में आ चुका होगा कि ऑटोसोमल क्यों बोला और रिसेसिव क्यों बोला अपन ने इसको, और हीमोलाइटिक अपन ने इसको क्यों बोला, क्योंकि हीमोलाइटिक का मतलब था कि RBCs क्या हो गए, पहले ही ब्रेक हो गए, उनके कंप्लीट ब्रेकडाउन से पहले, उनके 120 डेज से पहले उनका क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाता है। अब इसकी बात करेंगे कि ये जो अपने पास में ये HBB जीन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, बीटा चेन्स बनाने के लिए। तो अपन इसको आगे अच्छे से और देखते हैं कि बीटा चेन्स की जो फॉर्मेशन आगे कैसे हो रही थी। अब अपन बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी कैसे, मतलब कैसे आप पूरा फिजियोलॉजिकल उसमें डिस्क्रिप्शन हुआ, इसकी डेफिनेशन की अपन बाद में बात करेंगे। पहले इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे बीटा चेन्स की फॉर्मेशन और उन बीटा चेन्स में क्या क्या दिक्कत हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो RBC की शेप थी वो कैसे कन्वर्ट हो गई सिकल शेप में। देखो आप सबको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। एक होता है अपने पास में हीम और दूसरा होता है अपने पास में प्रोटीन। प्रोटीन मतलब जो ग्लोबुलिन पार्ट होता है वो क्या होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है। हिम की यहाँ पे अपन बात नहीं करेंगे, हिम से अपन को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अपन यहाँ पे बात करेंगे प्रोटीन की। देखो प्रोटीन जो होता है वो 2 चेन से मिलकर बना होता है, एक होती है अपने पास में अल्फा चेन और दूसरी होती है अपने पास में यहाँ पे बीटा चेन्स। अभी मैंने आपको एक चीज़ डिस्क्राइब करी थी। देखो क्या होता है कि नॉर्मली जो होती है अल्फा चेन्स, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है अपनी बीटा चेन्स में। अभी मैं आपको एक चीज़ समझाई थी कि बीटा चेन्स को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, HBB जीन। एक HBB जीन था जो रिस्पॉन्सिबल था बीटा चेन्स को बनाने के लिए, जो कहाँ प्रेजेंट था, शॉर्ट आर्म के अंदर, शॉर्ट आर्म के अंदर प्रेजेंट था, 11 नंबर क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब क्या होने वाला है, जब ये जीन बनाता है बीटा चेन्स को, तो वहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन होता है। सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि वहाँ से एक चीज़ हटेगी और उसकी जगह दूसरी चीज़ ऐड होगी। तो वहीं पे सारी जो है इस चीज़ का है, इसी चीज़ को जो परफॉर्म करा जाता है वहाँ पे वही दिक्कत होती है। तो अब ये क्या होगा, जब ये HBB जीन इस बीटा चेन को बना रहा होगा तो क्या होगा, देखो उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं अपन कि देखो नॉर्मली HB, जो नॉर्मल HB होता है उसमें क्या होता है, HBA प्रेजेंट होता है, और सिकल सेल में HBS कैसे बना, वो HBS ही अपन को फाइंड आउट करना होता है। अब सिकल सेल में क्या होता है कि जो अपनी अल्फा चेन्स होती है वो तो नॉर्मल होती है, नहीं अल्फा चेन्स तो क्या होती है, नॉर्मल चेन्स होगी, अल्फा चेन्स नॉर्मल होगी। सिकल सेल में प्रॉब्लम होने वाली बीटा चेन्स के अंदर, जो कि अब नॉर्मल हो जाएगी। अब इस पूरे डायग्राम को अपन समझते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये मैंने चेन बनाई है, ये अपनी जो अपना जीन है HBB जीन बीटा चेन की फॉर्मेशन कर रहा है, ये बीटा चेन की फॉर्मेशन कर रहा है। बीटा चेन में क्या होता है, ग्लूटामिक नाम का एक अमाइनो एसिड्स होता है। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड होता है, किसके अंदर, बीटा चेन के अंदर। इस बीटा चेन के अंदर क्या है, एक अमाइनो एसिड है जो कि ग्लूटामिक एसिड है। वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगा। किस चीज़ का सब्सटीट्यूशन होगा, इस ग्लूटामिक एसिड को हटाकर। ठीक है, इस ग्लूटामिक एसिड को हटाकर वहाँ पे कौन आने वाला है, वहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड आने वाला है, जो कि क्या अपने पास में एक वैलिन होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको यहाँ पे कहने में तो बहुत इजी लग रहा है कि यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड को अपन हटा दिया और वैलिन को ऐड कर दिया, बट अगर अपन जब पूरी चेन को देखते हैं तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। ग्लूटामिक एसिड को हटाया, वहाँ पे वैलिन आ चुका है। ठीक है, यही मिस्टेक हो जाती है इस HBB जीन से कि जब ये बीटा चेन का सिंथेसिस करता है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, सब्सटीट्यूशन हो जाता है, किसका, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं अपन की डेफिनेशन में क्या था। तो सिकल सेल डिजीज रिजल्ट फ्रॉम ए सिंगल अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ HBS। देखो क्या हुआ, सिंगल अमाइनो एसिड का सब्सटीट्यूशन हुआ और सब्सटीट्यूशन होने के बाद में HBS की फॉर्मेशन हुई, जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाई थी कि HBS की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब क्या होगा आगे, ये यहाँ से जैसे फॉर्मेशन होती है इसकी शेप चेंज होना स्टार्ट होगी। उससे पहले एक थोड़ी सी मैकेनिज्म और बचती, उसको देखते कि अब क्या हुआ। अब जैसे ये चेंज होगा, नहीं यहाँ पे वैलिन आ चुका है ग्लूटामिक की जगह, तो क्या होगा आगे, देखो आपने देखा कि क्या हुआ था कि ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ चुका था। अब वैलिन आने के बाद में अब जैसे ऑक्सीजन की फर्दर प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीजन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं कि वो ऑक्सीजन का क्या क्या काम होता है कि वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा, सॉरी हीमोग्लोबिन का क्या क्या काम होता है। आपने देखा कि जो अपनी हीमोग्लोबिन की बीटा चेन थी वहाँ पे क्या था, ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ चुका था। अब वैलिन आने के बाद में क्या हुआ कि ऑक्सीजन, सॉरी हीमोग्लोबिन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हीमोग्लोबिन के फंक्शंस होते हैं ऑक्सीजन को लेके जाना, दैट इज जिसको अपन ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। और क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी अदर मेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको डिग्रेड करना, बॉडी के बाहर उनको एक्सक्रीट करना, उसको अपन डीऑक्सीजनेटेड के नाम से जानते हैं। तो इसकी दो फेसेस होगी अपने पास में, हीमोग्लोबिन की दो फेसेस होगी, एक होगी अपने पास में ऑक्सीजनेटेड, दूसरी अपने पास में होगी डीऑक्सीजनेटेड फेस होगी। अब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम होती है डीऑक्सीजनेटेड के टाइम में। डीऑक्सीजनेटेड के टाइम में क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे डीऑक्सीजनेटेड में प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करता है, क्या शो करता है, पॉलीमराइजेशन का शो करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी सेल्स या कोई भी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलकर एक पॉलीमर की फॉर्म करना, ठीक है, एक पॉलीमर बनाना, उसको अपन जनरली पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि Hb मॉलिक्यूल पॉलीमराइज टू फॉर्म सूडो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दैट इज टेक्टोड। क्या हुआ, जैसे इस डायग्राम को आप समझिए, यहाँ पे देखो क्या था कि ये अपनी आरबीसी है, ठीक है, या कोई भी पेशेंट की जिसकी अपन बात करें उसकी आरबीसी है। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन थे वो दूर दूर प्रेजेंट थे। माना कि यहाँ पे क्या था, वैलिन तो आ चुका है, यानी वैलिन तो आ चुका है, बट वैलिन आने के बाद में ऑक्सीजनेटेड वाली जो फॉर्म थी उसमें तब तो दूर दूर थे। बट अब जैसे डीऑक्सीजनेटेड की इनकी बात आती है तो क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है वो दूर दूर है, अलग अलग जगह है। बट क्या होने लग जाएगा, ये अपना पॉलीमराइजेशन शो करने लग जाएंगे। ऑक्सीजनेटेड के अंदर क्या करेंगे, ये आपस में पॉलीमराइज करेंगे। पॉलीमराइज का मतलब एक एज अ चेन फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये चेन बनाएंगे उसको अपन पॉलीमराइजेशन के नाम से नहीं, पॉलीमराइजेशन के नाम से बोलेंगे। एंड क्या होगा, जैसे ये चेन बनेगी, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको अपन बोलेंगे एक सूडो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, और जिसका जो नाम होता है वो होता है अपने पास में टेक्टोड्स। इसको नाम देंगे बट टेक्टोड के नाम से इसको अपन जानेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पॉलीमराइजेशन शो करेगा कौन सी फॉर्म के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म के अंदर। उसमें क्या होता है कि सारे जो अपने Hb हैं या हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। Hb आर कम क्लोज टू ईच अदर शो द पॉलीमराइजेशन, एक दूसरे के पास में। जैसे स्ट्रक्चर में आपको बता दिया मैंने कि कैसे वो एक दूसरे के पास में है। अब जैसे ही पास में आएंगे स्ट्रक्चर तो क्या करेंगे, वो करना स्टार्ट करता है डिस्ट्रोशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रोशन करेगा। अब आपको खुद को पता है कि यहाँ पे क्या है, ये जो फ्री फॉर्म मेम्ब्रेन है, आज जो अपना Hb है वो अलग अलग जगह प्रेजेंट है। जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से कैसा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। सारी जो है नॉर्मली तो क्या होती है, नॉर्मल में वो सब दूर दूर है तो वहाँ पे सॉफ्टनेस है, उसके स्ट्रक्चर में सॉफ्टनेस है। बट क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे टेक्टोड्स की फॉर्मेशन हुई, टेक्टोड्स मतलब जो सूडो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बने, किसकी वजह से बनते हैं, पॉलीमराइजेशन की वजह से। अब ये क्या होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, हार्ड होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, हार्ड होंगे। अब ये हार्ड स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होने लग जाएगी, तो जनरल सी बात है, अगर कोई हार्ड स्ट्रक्चर आरबीसी के अंदर आ चुका है तो वो क्या करेगा, जैसे ये मेरी आरबीसी है, ठीक है, यहाँ पे ये जो इरेजर है एज अ फॉर्म ऑफ टेक्टोड, ये इस पहले तो नॉर्मल तो क्या था, सब Hb दूर दूर थे। अब ये जो अपना टेक्टोड स्ट्रक्चर जो बन चुका है, ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन को इधर इधर उधर उधर ऐसे उसको स्ट्रेचिंग देगा, उसको स्ट्रेचिंग करने लग जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेल्स होती है, यानी जो आरबीसी होती है, उनकी जो शेप होती है वो कैसे हो जाती है, उनकी जो शेप होती है अपने पास में सिकल शेप में वो कन्वर्ट हो जाती है। यही रीजन होता है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये आरबीसी था, ये टेक्टोड था, सो ये अपना हीमोग्लोबिन था, और ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गया, कंबाइन होकर टेक्टोड बना चुके हैं। और ये आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर ये जो टेक्टोड बना है, ये इसकी मेम्ब्रेन को क्या करने लग जाएगा, डिस्टोर्ड करने लग जाएगा, ऐसे टूटने लग जाएगा। उसी टूटने की वजह से एक तो क्या होती है, हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं अपन, क्योंकि मेम्ब्रेन टूटेगी तो 120 डेज से पहले क्या हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहाँ पे हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या करेगी, यहाँ पे ये जो इसकी शेप थी उस शेप को उसने चेंज कर दिया, उसने डिस्टोर्ट कर दिया। डिस्टोर्ट का मतलब आपको पता है कि डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का चेंज हो जाना। आई थिंक आपको इसके मैकेनिज्म समझ में आई होगी कि मैकेनिज्म में क्या होल प्रोसेस के अंदर, यानी सबसे पहले अपना बेबी जीन था जो कि किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बीटा चेन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन उसके बाद में बीटा चेन्स बनाने के बाद में पर हीमोग्लोबिन के अंदर गए, हीमोग्लोबिन के अंदर पर देखा कि जो सिकल सेल होता है वहाँ पे अल्फा चेन्स तो नॉर्मल होती है, बट बीटा चेन्स में क्या होती है, बीटा चेन्स में सब्सटीट्यूशन हो जाता है। किसका सब्सटीट्यूशन हो जाता है, वैलिन का सब्सटीट्यूशन हो जाता है। किसकी जगह पे, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड की जगह पे। अब क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी दो फेसेस होती है, मैंने आपको भी बताया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड जो फेस वाली सिचुएशन होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो Hb मॉलिक्यूल्स है उस वैलिन की वजह से उनका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, उस वैलिन की वजह से उनका जो
स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा वेरिएशन आ गया था। उसकी वजह से ये जो एचबी दूर दूर थे वो आपस में एक साथ कंबाइन हुए और उन्होंने टेक्टोड की फॉर्मेशन की। उस टेक्टोड ने क्या करा, आरबीसी की जो शेप है उसको डिस्टोर कर दिया। ये आपको यहाँ पे अच्छे से वेल डायग्राम समझ में आ रहा हो कि ये तो ऑक्सीनेटेड फॉर्म थी जहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे डीऑक्सीनेटेड की बात करते तो यहाँ पे क्या था, डिस्टोर्शन की फॉर्मेशन हो रही है जो किसकी वजह से, टेक्टोड की वजह से। ये तो इसकी मैकेनिज्म होगी। अपन बात करेंगे अब इसके टेस्ट की। देखो अब जो मेन टॉपिक था अपना जिसका अपन डिस्कशन करने वाले थे उसकी बात करते हैं सिकल सेल टेस्ट, यानी सिकल सेल एनीमिया के लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिन सेल्स को अपन डिटेक्ट करेंगे उनके लिए अपन जो टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं वो अपने पास में सिकल सेल टेस्ट। अब सबसे पहले इसके प्रिंसिपल को समझते हैं कि प्रिंसिपल में क्या होता है। देखिए एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो जनरली क्या होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है अपने पास में, ठीक है। वो उसको अपन मिक्स करते हैं किसके साथ में, ब्लड सैंपल के साथ में। अगर वहाँ पे जो आरबीसी के अंदर HbS प्रेजेंट, यानी HbS जो अपना क्या था, सिकल सेल कोज करने के लिए जो हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल था वो प्रेजेंट है, तो वो उनकी शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यानी आरबीसी को शेप, आरबीसी की जो शेप थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिकल शेप में चेंज हो जाएगी। इसके लिए जो अपन सैंपल लेते हो EDT सैंपल ले सकते हो या फिर आप हेपरानाइज सैंपल का भी यूज़ कर सकते हो। रिक्वायरमेंट्स की बात करें, माइक्रोस्कोप चाहिए अपन को, स्लाइड चाहिए, पार्शियल पिपेट चाहिए। अब रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना यहाँ पे है 2 ग्राम पर DML सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इन द डिस्टिल्ड वाटर, प्रिपेयर फ्रेश अबाउट 25 ml बनाएंगे अपन, और इसको जनरली बिफोर यूज़ ही आपको बनाना होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर की। देखो प्रोसीजर में क्या करना है आपको, सबसे पहले एक स्लाइड लेनी है, ठीक है। इस डायग्राम पे फोकस करिए। एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड में क्या करेंगे अपन, 1 ड्रॉप ब्लड की ऐड करेंगे, जिससे मैं यहाँ पे मेंशन करा हुआ कि प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड इन ए स्लाइड, यानी स्लाइड में आप क्या करोगे, 1 ड्रॉप ब्लड की ऐड करोगे। दैन उसके बाद में सेम इक्वल ड्रॉप यानी 1 ड्रॉप की अपन क्या करेंगे, सोडियम मेटाबाइसल्फेट की ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में उन दोनों को वेल मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में कवर स्लिप से उनको अपन कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद में उसकी जो सारी एजेस है उसको भी अपन क्या कर देंगे, सील कर देंगे, ताकि बाहर की ऑक्सीजन अंदर ना जाए और जो सैंपल है वो ड्राई ना हो। देन उसके बाद में उसको और ड्राई होने से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपन एक पैट्री डिश लेंगे। उस पैट्री डिश में नीचे क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को मॉइस्ट करके रख देंगे। देन उसके ऊपर ये जो अपनी स्लाइड थी उसको अपन प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद में क्या करेंगे, उसको 15 मिनट के लिए इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे, या फिर 15 मिनट्स के लिए उसको रख देंगे। देन उस स्लाइड को दोबारा बाहर निकालेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो वहाँ पे अपन सेल्स को डिटेक्ट करेंगे। जो आपको हल्की सी कॉनकेव स्ट्रक्चर की सिकल सेल्स की जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है वो क्या अपनी सिकल सेल्स हो जाएगी, और जो नॉर्मल है वो अपनी नॉर्मल आरबीसी हो जाएगी। तो अपने यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले क्या करा अपने, प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड इन टेस्ट स्लाइड, सबसे पहले स्लाइड में लिया। देन 1 ड्रॉप ऑफ इक्वल ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फेट को ऐड करा, उनको मिक्स वेल करा। मिक्स वेल करने के बाद में कवर स्लिप करी और उसके जो एजेस उनको सील करा। देन प्लेस द स्लाइड इन ए पैटी डिश फॉर 15 मिनट्स। पैटी डिश में स्लाइड को रख दिया। रखने के बाद में क्या करा अपने, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा, और ऑब्जर्व करने के बाद में सेल्स जो थी अपनी सिकल सेल्स उनको अपन ने आइडेंटिफाई करा। देखो रिजल्ट की बात करें, अगर आपको सिकल सेल माइक्रोस्कोप में या स्मेयर में ऑब्जर्व हो जाती है तो टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। अगर वो ऑब्जर्व नहीं होती है तो टेस्ट आपको नेगेटिव होगा। टेस्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे सिकल सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी इशू होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। उससे मुझे भी कुछ ना कुछ मोटिवेशनल मिलेगा और मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।